हेलो एवरीवन, दिस इज रामीर एंड आई वेलकम टू ऑल टू रामटेक क्लासेस यूट्यूब चैनल। तो पिछले लेक्चर में हमने देखा था डिटरमिनेशन ऑफ स्टार्ट किया था डिटरमिनेशन ऑफ शेयर स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल, मतलब मिट्टी के अपरूपण सामर्थ्य को ज्ञात करने की विधियां। ठीक है, तो उसमें देखा था कि 4 मेथड थे, जिसमें फर्स्ट मेथड था हमारा शेयर स्ट्रेंथ को कैलकुलेट करने का। पहला मेथड था डायरेक्ट शेयर स्ट्रेंथ टेस्ट। ठीक है, पहला क्या था? डायरेक्ट शेयर स्ट्रेंथ टेस्ट। ठीक है, सेकेंड वन था ट्राई एक्सियल टेस्ट। ट्राई एक्सियल टेस्ट। थर्ड वन था अनकन्फाइंड कंप्रेशन टेस्ट। अनकन्फाइंड कंप्रेशन टेस्ट। ठीक है, नेक्स्ट वन है, यानी चौथा था। 4 मेथड बताए थे, तो चौथा था इसमें, चौथा मेथड था हमारा वेन शेयर टेस्ट। ठीक है, चौथा था वेन शेयर टेस्ट। ठीक है, वेन शेयर टेस्ट। इसमें से आज हम देखने वाले हैं एक एक करके, सबकी एनालिसिस करने वाले हैं यहाँ पर। ठीक, तो फर्स्ट हेडिंग डालते हैं। ठीक है, पहला मेथड देखने वाले हैं डायरेक्ट शेयर टेस्ट। डायरेक्ट शेयर टेस्ट होता क्या है, कैसे डिटरमाइन किया जाता है, इससे हम शेयर स्ट्रेंथ को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो पहला मेथड स्टार्ट करते हैं डायरेक्ट शेयर स्ट्रेंथ टेस्ट। डायरेक्ट शेयर स्ट्रेंथ टेस्ट, या बोल सकते हैं कि सीधा अपरूपण सामर्थ्य विधि या मेथड या टेस्ट। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि हम एक सॉइल सैंपल लेते हैं। ठीक है, एक सॉइल सैंपल लेते हैं। ये एक मोल्ड होता है, एक्चुअली ये एक नहीं, ये 2 मोल्ड होता है। ठीक, जो कि यहां से अलग होता है। तो जैसे 2 सॉइल सैंपल होता है, तो उसको एक के ऊपर दूसरा रखते हैं। ठीक है, तो ये क्या है? सॉइल सैंपल है। ठीक है, यहां से ये क्या हो सकता है? यहां से शेयर हो सकता है। ये अलग सॉइल सैंपल है, ऊपर का दूसरा सॉइल सैंपल है और नीचे का ये दूसरा सॉइल सैंपल, यानी सॉइल सैंपल नंबर फर्स्ट है और ये सेकंड। ठीक है, लेकिन एक दूसरे के ऊपर एडजस्टेंट रखे हुए हैं। ठीक है, अब हम इसमें देखते हैं ये किस पे रखी हुई है। ये जो सॉइल सैंपल है, ये पोरस, या बोले पोरस मेम्ब्रेन है। ठीक है, यानी ये जो है परमेबल है, यानी कि यहाँ से वाटर का फ्लो हो सकता है। ठीक है, कैसा ये लेयर है? पोरस लेयर है। ठीक है, कैसा लेयर है? या बोले पोरस प्लेट है। ठीक है, या पोरस लेयर है। और ये सॉइल सैंपल जो रखा हुआ है, ये रोलिंग या रोलर के ऊपर रखा हुआ है। ठीक है, रोलर के ऊपर रखा हुआ है। अगर बात करें इस पर हम, ठीक है, और उसके बाद में इधर देखते हैं, यहाँ पर प्रूविंग गेज लगा हुआ, प्रूविंग रिंग लगा हुआ है, जो कि क्या कर रहा है? ये जो हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस को मेजर करने का काम करता है। ये क्या है? प्रूविंग रिंग है। ठीक है, ये है प्रूविंग रिंग। प्रूविंग रिंग है, ये क्या करता है? ये हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस को, ठीक है, अगर यहाँ पर शेयर फोर्स लगाए अगर हम इस सॉइल सैंपल पर, तो ये यहाँ पर क्या करेगा? मेजर करेगा कि कितना रेजिस्टेंस ये सॉइल उसको रजिस्ट कर रहा है, कितना रेजिस्टेंस उत्पन्न कर रहा है। ठीक है, ये फिक्स कर दिया गया है। उसके बाद में यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर एक गेज लगा हुआ है। ठीक है, इसलिए गेज लगाया गया है हॉरिजॉन्टल मेजरमेंट को, हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट को मेजर करने के लिए। क्या है? हॉरिजॉन्टल, ये क्या है? डायल गेज है। ठीक है, डायल गेज यहाँ भी लगा देते हैं और एक यहाँ भी लगा देते हैं, क्योंकि एक हॉरिजॉन्टल को मेजर करेगा, हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट को, और एक वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट को मेजर करने के लिए डायल गेज लगाया गया है। ठीक है, तो ये क्या है? ये है डायल गेज।
डी जी, डायल गेज। ये भी क्या है, डी जी यानी डायल गेज। अगर हम देखें यहाँ पर क्या करने जा रहे हैं, शियर स्ट्रेंथ को मेजर करने जा रहे हैं, कि शियर स्ट्रेंथ को कैलकुलेट करने जा रहे हैं। ठीक है, कि शियर स्ट्रेंथ को कैसे कैलकुलेट करते हैं, मिट्टी के शियर स्ट्रेंथ। शियर स्ट्रेंथ क्या होता है, यानी कि अलग करने की जो कोशिश कर रहा है। ठीक है, मिट्टी को अलग करने की कोशिश करना है, यानी कि शेयर करने की कोशिश। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो कोई मान लेते हैं कि कोई ये सॉइल सैंपल है। ठीक है, किसी चीज पर रखा गया है, तो ऊपर यहाँ पर अगर लोड लगाएं, ठीक है, ये दोनों अलग अलग है बताया अभी। अगर यहाँ पर थोड़ा भी फोर्स लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये शेयर कर जाएगा। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर न्यूट्रल, यहाँ पर नॉर्मल फोर्स लगाते हैं। ठीक है, नॉर्मल फोर्स लगाते हैं। मान लेते हैं कोई N1 या N नॉर्मल फोर्स लगा है और शियर फोर्स यहाँ पर लगा है, कितना है, शियर फोर्स लगा है F। ठीक है, शियर फोर्स जो लगा हुआ है वो है F। कितने वैल्यू का है, F। अगर हम यहाँ पर N जैसे जैसे नॉर्मल फोर्स चेंज करते जाएंगे, यानी कि अगर बात करें, ठीक है, कि ये रखा हुआ है, तो इस पर अगर बहुत हल्का फोर्स लगा हुआ है या लोड लगा हुआ है, तो इजिली इसको क्या कर पाएगा, ये धकेल पाएगा। ठीक है, जैसे जैसे इसकी वैल्यू, नॉर्मल फोर्स की वैल्यू बढ़ाते जाएंगे तो क्या करेगा, ये जो धकेलने की टेंडेंसी है, तो ये धकेल नहीं पाएगा। यानी कि इसको अगर धकेलने की यानी शेयर करने का कराने की सोचे तो क्या करेंगे, ये भी अपने फोर्स को बढ़ाना पड़ेगा, इसकी भी वैल्यू को बढ़ेगी। जैसे जैसे नॉर्मल फोर्स बढ़ाते जाएंगे, शियर फोर्स की भी वैल्यू बढ़ती जाएगी। ठीक है, यहाँ पर शियर फोर्स कोई F लगा है। ठीक है, F, और ये क्या है, नॉर्मल फोर्स N। ये है नॉर्मल फोर्स, ये है नॉर्मल फोर्स N। यानी कि जैसे जैसे हम यहाँ पर अगर यहाँ पर बात करें कि शियर फोर्स कितना होगा, शियर फोर्स कितना होगा, शियर फोर्स होगा यानी टाउ, यही तो होगा, F लग रहा है, और इसके जो क्रॉस सेक्शन एरिया है, यानी यहाँ एरिया जो लग रहा है, यानी यही पोर्शन तो क्या होने वाला है, शेयर होने वाला है, यही तो शेयर होने वाला है। तो ये एरिया क्रॉस सेक्शनल एरिया है। ठीक है, ये क्या है, शेयर फोर्स है, क्या है, शेयर स्ट्रेस हो जाएगा, यानी शेयर फोर्स अपॉन एरिया। नॉर्मल स्ट्रेस की बात करें, यानी सिग्मा, सिग्मा कितना यहाँ पर उत्पन्न होगा, यानी सिग्मा N, नॉर्मल स्ट्रेस, नॉर्मल स्ट्रेस यानी नॉर्मल फोर्स N अपॉन A। एरिया यहाँ पर देख रहे हैं कि सेम ही है। ठीक है, यानी इसके लिए भी वही एरिया ले रहे हैं। ठीक है, ये और ये भी, यानी जो शेयर कर रहा है वो यही एरिया कर रहा है ना। लेकिन अगर एक्चुअली देखा जाए तो स्टार्टिंग में तो ऐसे ही है, पूरा एरिया ले रहे हैं। ठीक है, लेकिन जैसे जैसे फोर्स बढ़ाते जाएंगे तो क्या होगा, ये चेंज होके इतना हो जाएगा। तो एरिया कितना लेना चाहिए, यानी एक्चुअल एरिया अगर देखा जाए तो ये होनी चाहिए। ठीक है, लेकिन एरिया जो लेते हैं वो टोटल लेते हैं, क्योंकि ये जैसे जैसे फोर्स यानी बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे एरिया, यानी ये अगर क्या कर रहा है, फिसल रहा है, ठीक है, शेयर कर रहा है, तो एरिया कैसा होगा, घटता जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या दिखाते हैं, डायरेक्ट शेयर स्ट्रेंथ से मैं क्या किया, एक सॉइल सैंपल, एक नहीं दो सॉइल सैंपल लेते हैं जो एक दूसरे के ऊपर रखते हैं, जो रोलर पर रखते हैं, और जो इसकी जो मेम्ब्रेन है, ठीक है, कैसी है, पोरस प्लेट लगा देते हैं या पोरस मेम्ब्रेन रखते हैं। ठीक है, इस पे हम शेयर स्ट्रेंथ को पता करने वाले हैं, इसलिए यहाँ पर क्या करते हैं, प्रूविंग गेज लगाते हैं। प्रूविंग गेज से हमें पता चलेगा कि शेयर फोर्स को कितना ये रजिस्ट कर रहा है। रजिस्टिंग शेयर फोर्स ज्ञात करने के लिए प्रूविंग गेज की हेल्प से देखेंगे। ठीक है, और हॉरिजॉन्टल में कितना डिस्प्लेसमेंट है, यहाँ पर हम इस डायल गेज से पता कर पाएंगे। क्या चीज यहाँ मेजर करेंगे, मेजर हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट, हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट, हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट यहाँ से पता करेंगे। नॉर्मल फोर्स से क्या यहाँ पर नॉर्मल फोर्स है, नॉर्मल फोर्स अपॉन एरिया क्या हो जाएगा, नॉर्मल स्ट्रेस हो जाएगा। इस डायल गेज से क्या पता करेंगे, इस डायल गेज से पता करेंगे हॉरिजॉन्टल में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, क्योंकि ये लोड लगेगा तो क्या है, कुछ तो डिस्प्लेसमेंट होगा, यानी कि
इसकी लेंथ जो सॉइल सैंपल की है वो कुछ घटेगी, ठीक है। तो इससे क्या पता करेंगे, वर्टिकल में क्या पता करने वाले हैं, डिस्प्लेसमेंट। वर्टिकल में डिस्प्लेसमेंट पता करने वाले हैं, ठीक है। जैसे जैसे अगर हम देखें एक सॉइल सैंपल एग्जांपल के लिए लेते हैं कि यहाँ पर मान लेते हैं एक एग्जांपल के लिए एक सॉइल सैंपल लेते हैं, ठीक है, जिसमें कि कोई स्ट्रेस लग रहा है, नॉर्मल स्ट्रेस, ठीक है, नॉर्मल स्ट्रेस लग रहा है सिग्मा n1, ठीक है, सिग्मा n1 कैसे आएगा, n1/a, ठीक है। एक दूसरा सैंपल लेते हैं, ठीक है, जिसमें क्या हुआ, यहाँ पर अब यहाँ पर हम शियर स्ट्रेस भी ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। इस शियर स्ट्रेस कितना, तो F1/a, ठीक है, F1/a। अगर जैसे जैसे इसकी नॉर्मल फोर्स की वैल्यू बढ़ाएंगे तो शियर फोर्स की भी वैल्यू हमें बढ़ानी पड़ेगी, तभी ये शेयर करेगा, ठीक है। तो इसलिए शियर फोर्स की भी वैल्यू बढ़ाएंगे, ठीक है, साथ साथ में, तो सिग्मा n2 = n2/a, ठीक है। तो यहाँ पर क्या ज्ञात हो जाएगा, τ2 F2/a, यानी यहाँ पर अगर देख रहे हैं तो यहाँ पर टाउ जो 2 है उसकी वैल्यू τ1 से ग्रेटर होगी। यहाँ पर देखें तो टाउ सिग्मा n2 की वैल्यू जो है वो सिग्मा n1 से ग्रेटर होगी, ठीक है, क्योंकि जैसे जैसे नॉर्मल फोर्स बढ़ाते जा रहे हैं शियर फोर्स की भी वैल्यू बढ़ेगी, यानी नॉर्मल स्ट्रेस की वैल्यू बढ़ रही है तो शियर स्ट्रेस की वैल्यू बढ़ रही है, ठीक है। साइमल्टेनियसली 2-3 सैंपल द्वारा चेक करते हैं, ठीक है, यही चीज, यानी वैल्यू बढ़ाते जाएंगे, शियर फोर्स को ज्ञात करेंगे, वैल्यू बढ़ाते जाएंगे, फिर शियर फोर्स की वैल्यू ज्ञात करेंगे। जैसे मान लो 5 N/mm² का नॉर्मल स्ट्रेस लगा रहे हैं, ठीक है, ये नॉर्मल फोर्स बोले तो 5 N का mm² लग रहा है, ठीक है, 5 N का, तो ये मान लेते हैं ये 8 Nm लगाना पड़ रहा है। अगर इसकी वैल्यू 8 कर दे तो इसकी वैल्यू कुछ बढ़ानी पड़ेगी, यानी समथिंग प्लस करनी पड़ेगी। सेम चीज सिग्मा n3 को यहाँ पर ज्ञात कर रहे हैं, तो ये n3/a, जो n3 की वैल्यू यानी सिग्मा n3 अगर बात करें तो ये ग्रेटर होगी सिग्मा n2 से, ठीक है, सिग्मा n2 से। तो इसलिए यहाँ पर जो शियर स्ट्रेस ज्ञात करेंगे यानी सिग्मा τ3 क्या होगा, F3/a, F3/a। ये जो τ3 ज्ञात हुआ है वो τ1 से ग्रेटर होगा, यानी कि यहाँ पर क्या ज्ञात कर रहे हैं, साथ साथ में नॉर्मल स्ट्रेस यानी सिग्मा n1 और τ1 ज्ञात हो रहा है, सिग्मा n2 τ2 ज्ञात हो रहा है, सिग्मा n3 τ3 ज्ञात हो रहा है। अगर यहाँ पर हम प्लॉट करें ग्राफ, ठीक है, इसके बीच में शियर स्ट्रेस वर्सेस हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट, यानी जैसे जैसे शियर फोर्स बढ़ा रहे हैं शियर स्ट्रेस वैसे क्या बताया था कि जो ये डायल गेज लगाया गया है वो हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट यानी डेल्टा x को मेजर करने के लिए लगाया गया है, ठीक है। तो टाउ वर्सेस क्या बोले हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट यानी डेल्टा x को का ग्राफ यहाँ पर ड्रा करने वाले हैं, ठीक है। तो देख लेते हैं कैसे क्या ग्राफ आएगा। अगर ऐसा ग्राफ मिल रहा है तो इसका मतलब ये ओसीसी सॉइल है, ठीक है, ओसीसी सॉइल है या बोले डेंस सैंड है। क्या है ये, ओसीसी सॉइल के लिए है, ओसीसी सॉइल है या और डेंस सैंड, ठीक है। बस इसमें ग्राफ में चेंजमेंट होता रहेगा, लेकिन जैसे जैसे वैल्यू बढ़ाते रहेंगे ग्राफ सेम रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट वन देख लेते हैं। अब यहाँ पर एनसीसी सॉइल के लिए या बोले लूज सैंड के लिए, ठीक है, एनसीसी सॉइल के लिए या लूज सैंड के लिए देख लेते हैं, ठीक है। और लूज सैंड के लिए ये ग्राफ होगा, ठीक है। अगर हम टाउ1 और जैसे जैसे सैंपल यानी यहाँ पर कितने 3 सैंपल को देखें, ठीक है। मेन चीज है इसमें हमको डायग्राम को याद रखना, ठीक है। डायग्राम को अगर हम एनालिसिस कर पाएंगे तो इसमें क्या है लैंग्वेज लिख पाएंगे, ठीक है। कि क्या कि इसमें सॉइल सैंपल लिए हैं
जिसमें कि दो सॉइल सैंपल है, एक दूसरे के ऊपर रखा हुआ है। इसमें हम प्रूविंग गेज लगाए हैं, नहीं प्रूविंग रिंग। जैसे कि कोई कुछ रखा हुआ है, ठीक है, इसको अगर धकेलना है, ठीक है, तो अगर इस पर कोई भी फोर्स लग नहीं रहा है, ठीक है, तो इसको इजीली धकेल लेंगे, ठीक है, यानी हल्का है। इस पर जैसे जैसे फोर्स बढ़ाते जाएंगे, यानी लोड बढ़ा रहे हैं, लोड बढ़ाते जाएंगे, तो इसकी भी वैल्यू, यानी इसको धकेलने के लिए हमें वैल्यू भी इसकी बढ़ानी पड़ेगी, तभी इसको क्या कर पाएंगे, इसको क्या कर पाएंगे, धकेल पाएंगे। तो वही चीज शेयर करने के लिए इसकी शेयर फोर्स को भी या शेयर स्ट्रेस की भी वैल्यू को इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। सेम चीज यही है। अभी क्या होता है, यहाँ पर दो सैंपल लिया है, दो नहीं तीन सैंपल, जैसे जैसे स्ट्रेस, नॉर्मल स्ट्रेस और शेयर स्ट्रेस को कैलकुलेट किया, ठीक है। अगर यहीं पर जैसे एग्जांपल के लिए बताया है N1 A करके, ठीक है, वैसे सेम वैल्यू भी पुट कर सकते हैं। जैसे मान लो 5 न्यूटन ले लिए नॉर्मल स्ट्रेस, एरिया मान लो 5 एरिया समथिंग ले लिए, ठीक है, तो डिवाइड करके देखेंगे शेयर स्ट्रेस नॉर्मल स्ट्रेस दोनों को, यानी कि हमको मिला है सैंपल वन में जो नॉर्मल स्ट्रेस सिग्मा 1 नॉर्मल स्ट्रेस शेयर स्ट्रेस, ठीक है। सैंपल टू के लिए सिग्मा N2 टाउ 2, ठीक है। सैंपल 3 में देख लिए हैं, सैंपल 3 में देखें नॉर्मल स्ट्रेस सिग्मा N3 टाउ 3, ठीक है। अगर इसका ग्राफ ड्रॉ करें, अगर इसका ग्राफ प्लॉट करें, शियर फोर्स वर्सेस नॉर्मल स्ट्रेस, यानी शियर स्ट्रेस वर्सेस नॉर्मल स्ट्रेस, ठीक है। नॉर्मल स्ट्रेस को एक्स एक्सिस पे क्यों रखा है, इसलिए क्योंकि ये इंडिपेंडेंट पैरामीटर होता है। क्यों, जैसे जैसे स्ट्रेस यानी नॉर्मल स्ट्रेस हम लोग बढ़ा रहे हैं, नॉर्मल स्ट्रेस पे डिपेंड कर रहा है शियर स्ट्रेस। नॉर्मल स्ट्रेस जैसे जैसे चेंज कर रहे हैं वैल्यू, वैसे वैसे शियर स्ट्रेस की भी वैल्यू चेंज करनी पड़ रही है, ठीक है, यह हो रहा है। तो इसकी वैल्यू आएगी समथिंग सिग्मा N1 टाउ 1, ठीक है। यहां पर देखें सिग्मा N2 टाउ 2, सिग्मा N3 टाउ 3, ठीक है। तो अगर इनका ग्राफ प्लॉट करें या इनको कनेक्ट कराएं एक दूसरे से, तो समथिंग ये बन रहा है, ठीक है। और यहां पर सी, जिसे कोहेजन बोलते हैं, ठीक है, सी से डिनोट करते हैं। यहां पर एंगल देखें तो क्या बन रहा है, फाई बन रहा है। ये क्या है, शेयर या फेलियर एनवेलप बन रहा है। तो यहां पर फेलियर एनवेलप बन रहा है, ठीक है, फेलियर एनवेलप, जिसका जो इक्वेशन होता है टाउ इक्वल टू सी प्लस, क्योंकि यहाँ पर सी की वैल्यू है, सी है अवेलेबल, ठीक है, इनटू प्लस सिग्मा एन इनटू 10 45 प्लस 5/2, ठीक है। तो ये हो गया डायरेक्ट शियर स्ट्रेस टेस्ट, ठीक है। डायरेक्ट शियर स्ट्रेंथ टेस्ट हो गया ये, जिससे नॉर्मल शियर स्ट्रेंथ ज्ञात करने का प्रोसीजर देखा, कैसे शियर स्ट्रेंथ को कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। सेम फाइनली हम कहां पर आ गए, मोहर सर्किल पर, ठीक है, मोहर थ्योरी पर आ गए, ठीक है। उसके बाद इसमें देख लेते हैं, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। इसमें पूछी जाती है कि डायरेक्ट शियर स्ट्रेंथ टेस्ट की के गुण और दोष बताइए, ठीक है, यानी कि उसकी बेनिफिट्स बताइए और उसमें क्या है कमियां बताइए, ठीक है, उनकी लिमिटेशंस क्या होती है। तो लिमिटेशंस देख लेते हैं कुछ कि डायरेक्ट शियर स्ट्रेंथ टेस्ट की लिमिटेशंस क्या होती है या उनमें दोष क्या है। तो लिमिटेशंस देख लेते हैं। लिमिटेशंस ये है कि इसमें पोर प्रेशर को हम कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अभी देखा है, क्योंकि यहाँ पर जो सॉइल सैंपल लेते हैं वो कैसा लेते हैं, पोरस प्लेट
या पोरस, यहाँ पर कैसा रहता है, इंड पर दोनों पोरस प्लेट, यानी कि जैसे जैसे यहाँ पर फोर्स लगाते हैं तो क्या होता है, यानी फुली कंसोलिडेटेड होता है, यानी कि यहाँ पर पानी ड्रेन हो जाता है, इसमें कोई ड्रेनेज सुविधा नहीं है, ठीक है, जिससे कि हम पोर प्रेशर को कैलकुलेट कर सकें, ठीक है। पहला चीज तो ये है। दूसरा देखें कि कोई इसमें नो कंट्रोल ऑन ड्रेनेज के लिए कोई भी, यानी कि ड्रेनेज को रोक नहीं सकते, ठीक है, कोई भी इसमें, और ना इसको क्या कर सकते हैं, ना ही इसको कैलकुलेट की जा सकती है, पोर प्रेशर को ना कैलकुलेट की जा सकती है। तो पहला इसमें पहली लिमिटेशंस है नो कंट्रोल ऑन ड्रेनेज, नो कंट्रोल ऑन ड्रेनेज, so that we can't calculate pore pressure, yeah, so that we can't calculate, so that we can't calculate pore pressure, ठीक है। जो जैसे लोड आता है तो फर्स्टली जो मतलब सॉइल सैंपल में अगर सैचुरेटेड है तो वो लोड किसके द्वारा भी किया जाता है, जल द्वारा, ठीक है, क्योंकि जल उनके वाइड्स में क्या होते हैं, पानी अवेलेबल होते हैं, ठीक है। तो इसमें पोर प्रेशर को कैलकुलेट नहीं किया जा सकती है, इसमें कोई भी ड्रेनेज कंट्रोल नहीं होती है। सेकेंड चीज क्या है, सेकेंड इसमें लिमिटेशन ये है कि इसमें ऑलरेडी फेलियर प्लेन पता होता है, ठीक है, ये फेलियर प्लेन होगा, यहीं पर यहाँ पर फोर्स लगाएंगे, इसके बाद में ये जो फेलियर प्लेन आने वाला है वो यही फेलियर प्लेन होता है। लेकिन यहाँ पर फेलियर प्लेन आ रहा है 0 डिग्री पर, यानी फेलियर एंगल क्या होता है, जो हॉरिजॉन्टल से फेल होता है, यानी मिट्टी जहां से उसका एंगल होता है। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा था, एंगल होता है 45 प्लस 5/2, ठीक है, 45 प्लस 5/2 पढ़ा है, लेकिन यहाँ पर वो चीज लागू नहीं होती है, ठीक है, यहाँ ये चीज क्या होती है, लागू या वैलिड नहीं होती है। तो यहां पर क्या लिखेंगे, फेलियर प्लेन ऑलरेडी, या फेलियर प्लेन ऑलरेडी डिटरमाइंड, ठीक है, ऑलरेडी नोन, ठीक है, फेलियर प्लेन या फेलियर एंगल ऑलरेडी नोन, जो कि क्योंकि सॉइल मिट्टी हमेशा कुछ एंगल पे फेल होती है, ठीक है, यानी 0 डिग्री पे फेलियर नहीं होता है, अगर देखा जाए प्रैक्टिकली तो ये पॉसिबल नहीं होता है, ठीक है। तो इसके 2 लिमिटेशंस होते हैं, ठीक है। थर्ड एक हो सकता है कि जो सिग्मा एन और सिग्मा और टाउ ये जो कैलकुलेट किए हैं, ठीक है, थर्ड वन है टाउ एंड सिग्मा एन, यानी नॉर्मल स्ट्रेस जो कैलकुलेट किए हैं वो क्या होता है, इनकरेक्ट होता है, ठीक है। इनकरेक्ट, जैसे हम वैल्यू प्राप्त किए हैं, जो हमें मिला है स्ट्रेस, नॉर्मल स्ट्रेस और शियर स्ट्रेस, तो वैल्यू क्या होता है, गलत होता है। इसके बेनिफिट्स क्या होते हैं, ठीक है, इसके लिमिटेशंस देख लिया, यानी इसके दोष देख लिया, कमियां देख ली है। अब इसमें हम क्या देखने वाले हैं, इसमें देखने वाले हैं इसके बेनिफिट, इसके फायदे क्या होते हैं। बेनिफिट्स, इसके फायदे क्या होते हैं, किसके, डायरेक्ट शियर टेस्ट के फायदे क्या क्या होते हैं, देख लेते हैं। डायरेक्ट शियर टेस्ट के क्या फायदे होते हैं, इसमें जो इसकी 2 विशेषताएं हैं, उसमें क्या है, नमूने की मोटाई कम होने के साथ साथ इसमें रंध्रों से जल शीघ्रता से निकलता है। दूसरा है संसंजनहीन मृदा के लिए यह विधि अधिक सरल एवं उपयोगी होती है। पहला चीज, इट इज गुड या इट इज सुटेबल फॉर कोहेजनलेस सॉइल, ठीक है, इट इज सुटेबल फॉर कोहेजनलेस सॉइल,
यानी संसर्जनहीन मृदा के लिए ये ज्यादा बेनिफिशियल होता है। सेकंड वन देख लेते हैं। सेकंड इसमें जो बेनिफिट है, इसकी जो थिकनेस होती है, इनके लेयर की, नमूने की मोटाई की थिकनेस जो होती है रंध्रों के यानी मोर परमेबल होता है। ठीक है, मोर परमेबल होता है, यानी कि जो जल रंध्रों से होता है वो जल्दी इजली निकल जाता है। ठीक है, ये है इसके दो बेनिफिट्स। ठीक है, नेक्स्ट वन देख लेते हैं। नेक्स्ट वन है जो दूसरा टेस्ट है, ट्राई एक्सियल टेस्ट। ठीक है, ट्राई एक्सियल टेस्ट। ट्राई एक्सियल टेस्ट क्या होता है, ठीक है, देख लेते हैं। ट्राई एक्सियल टेस्ट। ट्राई एक्सियल टेस्ट जो होता है एक सॉइल से एक जल से फुलफिल, ठीक है, जल से फुलफिल एक बीकर लेते हैं। ठीक है, जिसमें कि सॉइल सैंपल को क्या करते हैं, रखते हैं। सॉइल सैंपल को इसमें रखते हैं। ये सॉइल सैंपल है, इस पे सेल प्रेशर बोले या कन्फाइनिंग प्रेशर लग रहा होता है। जल की वजह से इस पे कन्फाइनिंग प्रेशर लग रहा होता है। पहला चीज तो कन्फाइनिंग प्रेशर लग रहा होता है, और हम इस पर नॉर्मल फोर्स लगा के क्या करते हैं, स्ट्रेस को कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, यहां पर पीजोमीटर लगा के सेल प्रेशर को मेजर करते हैं, या बोले पोर प्रेशर या कन्फाइनिंग प्रेशर को मेजर करते हैं बाई द हेल्प ऑफ पीजोमीटर। वी मेजर सेल प्रेशर या बोले कन्फाइनिंग प्रेशर, ठीक है, या कन्फाइनिंग स्ट्रेस बाई द हेल्प ऑफ पीजोमीटर। पीजोमीटर की हेल्प से यहाँ पर सेल प्रेशर को पता करते हैं। सेकेंड वन जो है, यहाँ पर ड्रेनेज सुविधा रखते हैं। ये वाल्व को अगर ओपन कर देंगे, ठीक है, ये ड्रेनेज वाल्व है, अगर ड्रेनेज वाल्व को ओपन कर दिए, यहाँ ड्रेनेज वाल्व को ओपन कर देंगे, ठीक है, या अगर क्लोज कर देते हैं तो यहाँ पर पीजोमीटर की हेल्प से क्या करते हैं, प्रेशर को मेजर कर पाते हैं। ठीक है, यूज्ड टू मेजर पोर प्रेशर इन सॉइल। ठीक है, यहाँ पर पीजोमीटर की हेल्प से इस मिट्टी का या इस सॉइल सैंपल का टू मेजर पोर प्रेशर ऑफ सॉइल सैंपल, पोर प्रेशर ऑफ सॉइल सैंपल, इस सॉइल सैंपल का। यहां पर क्या बताया, यहां पर जो पोर प्रेशर मेजर कर रहे हैं वो जल की वजह से, जो इसमें पानी भरा हुआ है, इससे की इसकी वजह से जो प्रेशर लग रहा है, ठीक है, इस सॉइल सैंपल का, उसको उस पोर प्रेशर या कन्फाइनिंग प्रेशर को मेजर करते हैं। ये जो दूसरा पीजोमीटर लगाए हुए हैं, अगर यहाँ वाल्व को क्लोज कर देते हैं तो यहाँ पर पानी की मात्रा अप होगी, ठीक है, यानी बढ़ेगी, फिल हो जाएगा। तो यहाँ से इस पीजोमीटर की हेल्प से इस सॉइल सैंपल के में जो प्रेशर लग रहा है, पोर प्रेशर लग रहा है, उसको मेजर कर पाते हैं। ठीक है, इसके 3 मेथड होते हैं। ठीक है, इसके ट्राई एक्सेल में 3 मेथड होते हैं। पहला चीज तो ड्रेनेज वाल को ओपन कर सकते हैं, क्लोज कर सकते हैं, ठीक है,
कन्फाइनिंग कंसोलिडेटेड हो सकता है, अनकंसोलिडेटेड हो सकता है, ठीक है। तो इसमें 3 मेथड होते हैं, ठीक है। इसकी 3 मेथड होते हैं जिनकी हेल्प से क्या करते हैं हम शियर स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल को कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। पहला क्या मेथड है, कंसोलिडेशन ड्रेन टेस्ट, ठीक है। कंसोलिडेशन ड्रेन टेस्ट, कंसोलिडेशन ड्रेन टेस्ट पहला टेस्ट है ये, जिसे बोल सकते हैं CD टेस्ट, CD टेस्ट। सेकेंड वन है या दूसरा है कंसोलिडेशन एंड ड्रेन टेस्ट, कंसोलिडेशन एंड ड्रेन टेस्ट, अनकंसोलिडेटेड ड्रेन टेस्ट। इसे बोल सकते हैं CU टेस्ट। नेक्स्ट वन है अनकंसोलिडेटेड अनड्रेन टेस्ट, ठीक है। नेक्स्ट वन है अनकंसोलिडेटेड अनड्रेन टेस्ट। अनड्रेन टेस्ट इसे कह सकते हैं CUU टेस्ट, ठीक है। जो यहाँ पर कंसोलिडेशन टेस्ट पढ़ने वाले हैं, ये बहुत ही स्लो मेथड होता है, ठीक है। शियर स्ट्रेंथ को चेक करने का या टेस्ट करने का ये सबसे ज्यादा स्लो टेस्ट होता है, ठीक है। सेकेंड वन है अनकंसोलिडेटेड अनड्रेन टेस्ट, ये बहुत ही फास्ट मेथड होता है या क्विक मेथड बोल सकते हैं, क्विक टेस्ट होता है। ये जो बचा हुआ है कंसोलिडेटेड अनड्रेन टेस्ट, ये होता है मीडियम, ठीक है। ना बहुत ज्यादा फास्ट इससे चेक कर सकते हैं, ना बहुत ही ज्यादा स्लो होता है, यानी कि इसे बोले तो इंटरमीडिएट होता है, ठीक है। तो इसको एस टेस्ट बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं, क्यू टेस्ट बोलते हैं। तो इसके बीच में ये आ जाता है, इसलिए इसको R टेस्ट बोलते हैं, ठीक है, इसलिए इसको R टेस्ट बोलते हैं, R टेस्ट बोला जाता है। अब हम यहाँ पर देखने वाले हैं कंसोलिडेशन एंड ड्रेन टेस्ट क्या होता है, कंसोलिडेशन एंड ड्रेन टेस्ट क्या होता है, और अनकन्फाइंड या अनकंसोलिडेटेड एंड ड्रेन टेस्ट क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पर अब इसके बाद में पहली हेडिंग जो हमारी होगी ट्राई एक्सेल टेस्ट में, ठीक है, पहली हेडिंग होगी वो होगी कंसोलिडेशन ड्रेन टेस्ट, ठीक है। क्या होता है कंसोलिडेशन ड्रेन टेस्ट। कंसोलिडेशन ड्रेन टेस्ट, या बोले बहुत स्लो होता है, इसलिए इसको एस टेस्ट भी बोलते हैं, एस टेस्ट, ठीक है। ये हो गया कंसोलिडेशन ड्रेन टेस्ट। कंसोलिडेशन ड्रेन टेस्ट बहुत ही एक प्रकार का स्लो प्रोसेस होता है, लेकिन ये नाम से ही क्लियर है कि कंसोलिडेशन, ठीक है, यानी कि इसमें जो ठीक है, नाम से पता है कि कंसोलिडेशन यानी कि इसमें क्या है, जो ड्रेनेज वाल है, ठीक है, ड्रेनेज वाल है वो ओपन है, ड्रेन है, यानी कि कंसोलिडेशन में होता है कि जल का प्रवाह हो रहा है, ठीक है, जल का प्रवाह हो रहा है, या लोड लगने पर जो वायु इसमें जो मिट्टी है इनके रंध्र में जल भरा हुआ है, कंसोलिडेशन होता है, यानी कि इस पे फोर्स लगाने पर जल निकलेगा, यानी एक्सपल्सन ऑफ वाटर फ्रॉम सॉइल वाइड्स या फ्रॉम वाइड्स ऑफ द सॉइल सैंपल, यानी मिट्टी के रंध्रों से जल का निकलना होता है। कंसोलिडेशन ड्रेन मींस हो गया कि वाल्व क्या है, कैसी है, खुली हुई है। तो यहाँ पर जो पोर प्रेशर है
उसको कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर वाल्व ओपन है, यानी जैसे ही लोड लगेगा तो क्या होगा, जल का, यानी यहाँ पर जो वाइड से है जल निकलने लगेगी, ठीक है। और इसका कोई भी इसमें इस परीक्षण में, ठीक है, जो अभिलंब बल लगाने के बाद में मृदा को संघनन किया जाता है। इसके बाद क्या होता है, अपरूपण, यानी शियर के दौरान मुक्त प्रवाह होने के बाद में जल अप्रवाहित होने के कारण रन समाप्त हो जाता है, जल दाब समाप्त हो जाता है, ठीक है। देखते हैं डायग्राम से, देखते हैं, ठीक है, क्या होता है वैसे। ये डायरेक्ट शेयर टेस्ट का डायग्राम बन गया था। ये है सॉइल सैंपल, ठीक है, जो कि एक मेम्ब्रेन से घिरा हुआ है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि ये जल में रख देंगे तो इसमें पानी घुस जाएगा, ऐसा कुछ नहीं, ठीक है। डायग्राम से देखते हैं क्या होता है। ये बताया कि इस पर लोड लगा रहे हैं एन, नॉर्मल फोर्स लग रहा है। यहां पर पीजोमीटर की हेल्प से यहाँ का जो कन्फाइनिंग प्रेशर, यानी इस जल की वजह से जो इस सॉइल में क्या कर रहा है, सॉइल को दबा रहा है, कन्फाइन कर रहा है, उसका पोर प्रेशर पता कर पाएंगे इसकी हेल्प से। जो इस सॉइल सैंपल का है पोर प्रेशर, उसको पता करेंगे। यहाँ पर क्या है, वाल्व कैसा है, ओपन है, वाल्व ओपन है, वाल्व ओपन है, ठीक है। तो इसको दो स्टेजेस में देख सकते हैं। पहला है सेल्फ प्रेशर लगाते हैं, सेल्फ प्रेशर, ठीक है, सेल्फ प्रेशर अप्लाई करते हैं। जब सेल्फ प्रेशर इसमें अप्लाई करते हैं, या बोले इसको कन्फाइनिंग प्रेशर, ठीक, कन्फाइनिंग प्रेशर अप्लाई करते हैं तो क्या होता है, ध्यान रखेंगे क्या यहाँ पर लिखा है, वाल्व इज ओपन, वाल्व ओपन है, इसलिए जो अनकन्फाइनिंग पोर प्रेशर होगा वो क्या होगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है। वाल्व इज ओपन, ठीक है, वाल्व इज ओपन सो दैट पोर प्रेशर, कन्फाइनिंग पोर प्रेशर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है। कन्फाइनिंग पोर प्रेशर क्या हो जाएगा, ओपन है इसलिए जीरो हो जाएगा। यहाँ पर अगर सेकेंड स्टेज में देखें तो शियर स्ट्रेस लगाएंगे, ठीक है, शियर स्ट्रेस, या बात करें ये नॉर्मल स्ट्रेस लगाए हैं, नॉर्मल स्ट्रेस की वजह से क्या होगा, नॉर्मल स्ट्रेस की वजह से हम यहाँ पर इसको देखें तो ये जो है, ये कन्फाइनिंग प्रेशर लगा रहा है, ये जल है जो पानी है वो क्या लगा रहा है, कन्फाइनिंग प्रेशर लगा रहा है, जिसे हम लिखते हैं सिग्मा 3 से, सिग्मा 3, ठीक है। चारों तरफ से बराबर प्रेशर या फोर्स लग रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर एक एक्स्ट्रा प्रेशर लगाया जा रहा है, जैसा कि हमें दिखाई दे रहा है, जिसे बोले यहाँ पर सिग्मा या एन बोल दिए, नॉर्मल स्ट्रेस, ठीक है। जिसे हम सिग्मा डी से या बोले डेविएटरी स्ट्रेस लग रहा है, ठीक है। तो जो मेजर स्ट्रेस हो जाएगा, पता है हमको कि वर्टिकल स्ट्रेस में मिलेगा सिग्मा 1 हो जाएगा, ठीक है। सिग्मा 1 इक्वल टू क्या होगा, सिग्मा 3 प्लस सिग्मा डी। सिग्मा 3 क्या है, ये है माइनर स्ट्रेस, और सिग्मा डी क्या है, सिग्मा डी है डेविएटरी स्ट्रेस। सिग्मा 3 को क्या बोल सकते हैं, कन्फाइनिंग प्रेशर बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा माइनर या डेविएटरी स्ट्रेस। सिग्मा 3 क्या है, कन्फाइनिंग प्रेशर। ठीक है, एग्जाम में ये सब चीजें ड्राइव करने के लिए नहीं पूछेगा, सिर्फ इतना पूछेगा कंसोलिडेशन ड्रेन टेस्ट क्या होता है, तो बताएंगे ये स्लो प्रोसेस होता है। स्केल स्ट्रेंथ को कैलकुलेट करने का बहुत ही ज्यादा स्लो प्रोसेस होता है, इसलिए इसे एस टेस्ट भी बोलते हैं या स्लो टेस्ट बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट चीज इसमें क्या होता है, वाल्व ओपन होता है, इसलिए कन्फाइनिंग प्रेशर या बोले पोर प्रेशर को कैलकुलेट
क्या कहते हैं पोर प्रेशर को कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे या ये जीरो हो जाता है या टेंस टू जीरो हो जाता है। ठीक है, बस यही चीजें मतलब थ्योरी में लिखेंगे। ठीक है, ये चीजें हम जितने अभी बताए हैं ड्राइव करके, ये सिर्फ डायग्राम वगैरह, तो ये चीजें आसान कर देती है। ठीक है, समझने में आसान कर देती है। सेकंड है हमारा यहाँ पर सेकंड वन है कंसोलिडेशन एंड ड्रेन टेस्ट। यानी कंसोलिडेशन मींस जल से या मिट्टी के जो रंध्र से है वो अभी भी जल निकल रहा है लेकिन अनड्रेन्ड। जो यहाँ पर वाल्व है वो कैसा है, अनड्रेन्ड है, यानी कि वाल्व क्लोज है। ठीक है, वाल्व क्लोज है, तो इसे आर टेस्ट बोलेंगे। ठीक है, आर टेस्ट बोल सकते हैं क्योंकि बताया है ये कैसा होता है, ये मीडियम टेस्ट होता है, सॉरी ये मीडियम होता है, क्विक नहीं होता है ना स्लो होता है। ठीक है, कैसा होता है, ये मीडियम होता है। आर टेस्ट कहते हैं। ठीक है, आर टेस्ट जिसे कहते हैं। फर्स्टली क्या है, इस परीक्षण में अभिलंब बल जो लगाने पर मृदा का प्रवाह होने दिया जाता है। ठीक है, इस परिदर्श का संघनन होता जाता है। ठीक है, संघनन यानी संघनन होने के बाद में, कंसोलिडेशन होने के बाद में उस पर जो शियर फोर्स लगाया जाता है। अब प्रतिदर्श में जल का प्रवाह नहीं होता है, यानी कि सेकंड स्टेज में, फर्स्ट स्टेज में जब सेल्फ प्रेस लगाया जाता है, ठीक है, सेल्फ प्रेस लगाया जाता है तो क्या होता है, तो क्या होता है, यहाँ पर ड्रेनेज वाल्व कैसा ओपन होता है, ड्रेनेज वाल्व ओपन होता है। ठीक है, सेकेंड स्टेज में जब शियर स्ट्रेस लगाया जाता है, ठीक है, शियर स्ट्रेस सेकेंड स्टेज बताया। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, अनड्रेन्ड यानी ड्रेनेज वाल्व होता है, वो क्या होता है, वो होता है ड्रेन वाल्व होता है जो होता है क्लोज। ठीक है, डायग्राम सेम रहेगा, बस यहाँ पर सिर्फ लिखेंगे, इस वाला सिंपल है, यहाँ पर ड्रेनेज वाल्व को लिख देंगे क्लोज। ठीक है, यहाँ पर वाल्व इज क्लोज, डायग्राम। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। डायग्राम इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ पर पिक्सोमीटर लगा है, जिससे क्या मेजर कर रहे हैं, जिसे प्रेशर मेजर कर रहे हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट वन है अनकंसोलिडेटेड अनकन्फाइंड टेस्ट। ठीक है, यू टेस्ट, अनकंसोलिडेटेड अनकन्फाइंड टेस्ट। अनकंसोलिडेटेड अनड्रेन्ड टेस्ट, इसे क्या बोलते हैं, यू टेस्ट। ठीक है, यू टेस्ट या क्विक टेस्ट बोल सकते हैं। ठीक है, क्या बोल सकते हैं, क्विक टेस्ट बोल सकते हैं। क्विक टेस्ट यानी कि बहुत ही फास्ट प्रोसेस होता है ये शियर स्ट्रेंथ को कैलकुलेट करने का। इस दौरान में होता है परीक्षण में रंध्रों का को जब देखो यहाँ भी नहीं करने देते हैं, जब पहला सेल या कन्फाइनिंग प्रेशर लगाते हैं तो भी वाल्व क्लोज होता है, और जब शियर स्ट्रेंथ या शियर फोर्स लगाते हैं तो भी वाल्व क्या होता है, क्लोज होता है। इसमें जल का प्रवाह नहीं होता है। ठीक है, इसमें जल का प्रवाह नहीं होता है। ये बहुत ही इजीली और बहुत ही क्विक प्रोसेस होता है। ठीक है, शियर स्ट्रेंथ कैलकुलेट करने का सबसे क्विक टेस्ट होता है। अब नेक्स्ट मेथड बचा हमारा अनकन्फाइंड कंप्रेशन टेस्ट। ठीक है, यूसी टेस्ट। यूसी टेस्ट और वेन शियर टेस्ट है जो कि नेक्स्ट लेक्चर में देखने वाले हैं। जो तीसरा मेथड है अनकन्फाइंड कंप्रेशन टेस्ट। सेकेंड नेक्स्ट वन है वेन शियर टेस्ट। ठीक है, ये दोनों मेथड इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको अच्छे से नेक्स्ट लेक्चर में देखने वाले हैं। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।